Assalamualaikum. It's 10 a.m. Today. We are starting our lecture. हमारा जो लेक्चर है चैप्टर 25 गाइडेंस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं जिसमें यूरिन फॉर्म हो रहा है कौन कौन से स्टेप्स में से गुजर रहा है। नंबर 1, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बोवेन्स कैप्सूल व्हिच इज ऑलमोस्ट 180 लीटर्स ईच डे। आपसे मैंने पहले भी उस दिन डिस्कस किया था जब बच्चों ने शायद उस दिन लेक्चर लिया हो, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने लिया था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अगर आप उसकी शेप देखते हैं नेफ्रॉन की तो हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, बंच ऑफ कैपिलरीज जो कि रीनल आर्टरी से आ रही हैं। बंच ऑफ कैपिलरीज एफ्रंट बंच बन रहा है, वहां से बहुत सारा फ्लूइड जो वो फिल्टर हो रहा है और वो फिल्टर होने के बाद जा रहा है कहाँ पे, बोवेन्स कैप्सूल में। एक दिन के अंदर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 180 लीटर जो फ्लूइड है वो फिल्टर हो रहा है थ्रू बोवेन्स कैप्सूल। अब जितना भी ये फ्लूइड फिल्टर हो रहा है, मोस्ट ऑफ दिस फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब लीविंग अबाउट 1 लीटर ऑफ फ्लूइड टू बी एक्सक्रीटेड ईच डे। उसमें से जितना भी 180 लीटर फ्लूइड फिल्टर हो रहा है उसमें से सिर्फ 1 लीटर ऐसा होता है कि जो कि यूरिन के फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट आउट होता है या जिसको बाहर जाया होता है वो, ठीक है। लेकिन बाकी जितना भी होता है ना 179 लीटर्स वो सारा का सारा फ्लूइड फिल्टर होते हुए रीअब्सॉर्ब हो जाता है थ्रू किडनी ट्यूब्यूल्स। Venous fluid excretion may be highly variable depending upon the fluid intake. Exactly, वो डिपेंड करता है कि कितना फ्लूइड जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है। नॉर्मली अगर आप 70 kg मेल को लेते हैं तो हम देखेंगे कि उसमें जो फ्लूइड बाहर जो एक्सक्रीट आउट हो रहा है या जितना भी वो सब्जेक्ट पानी ले रहा है वो डिपेंड करता है कि उसका इंटेक कितना है। अगर एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हाई इंटेक ऑफ फ्लूइड ले रहा है तो उसका जो यूरिन की एक्सक्रीशन का जो रेट है ना वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो डिहाइड्रेटेड, उसे पानी ज़्यादा पीने की आदत नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसका यूरिन का एक्सक्रीटरी रेट जो है वो कम होगा। अच्छा, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर हम देखते हैं बहुत हाई रेट है ग्लोमेरुलर फिल्टर 180 लीटर्स पर डे। इट ऑल डिपेंड कि हाई रेट ऑफ किडनी ब्लड फ्लो एज वेल एज द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है उसकी बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टीज है और बहुत हाई फ्लो रेट के साथ हो जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह से। फिजिकल फोर्सेज हैं कुछ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, वो फिजिकल फोर्सेस जो हैं बेसिकली, और कुछ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं जो कि जीएफआर को भी रेगुलेट करते हैं और रीनल ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भी कैपिलरीज है बॉडी में दूसरी, लाइक मोस्ट कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है ना वो इम्पर्मिएबल होती है टू द प्रोटीन्स। अब होता है क्या, जब फ्लूइड फिल्टर हो रहा है ना थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, वहां से प्रोटीन फिल्टर नहीं होती, वो प्रोटीन इफ्रंट के जरिए फिर सर्कुलेशन में चली जाती है, ठीक है। The filtered fluid या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज एसेंशियली प्रोटीन फ्री। उसमें कोई सेलुलर एलिमेंट्स नहीं होते, उसमें आरबीसीज नहीं होते, उसमें और कोई किस्म के सेल्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। वो सिर्फ एक क्लियर फ्लूइड जो है वो वहाँ से फिल्टर हो रहा है। उसमें आयंस जरूर होते हैं, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, हर तरह के आयंस हैं। कुछ आयंस ऐसे भी हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं वहाँ से, वो सारी चीज़ उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसमें प्रोटीन फिल्टर नहीं होंगी, वो वापस जो है सर्कुलेशन में चली जाएंगी। सेलुलर एलिमेंट्स भी जो है वो जो जैसे आरबीसी जो ज़रा गुजर रहे हैं, अगर वो ब्लड फ्लो वहाँ से गुजर रहा है तो वो सारे के सारे जो दोबारा सर्कुलेशन में जाते हैं। इनमें से नॉर्मल किडनी, नॉर्मल नेफ्रॉन प्रोटीन को फिल्टर नहीं करता, आरबीसी को फिल्टर नहीं करता। अच्छा, इसके अलावा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइक आयंस हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, जितने भी और आयंस आ जाते हैं, उन सारों की कंसंट्रेशन जो है उनकी जो उनका जो लेवल है वो बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसा प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है। अ फ्यू लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस सच एज कैल्शियम, फैटी एसिड्स आर नॉट फ्रीली फिल्टर्ड, ठीक है, थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बिकॉज दे आर पार्शियली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब क्यों नहीं हो रही, हालांकि ये जो हमने देखा कि कैल्शियम और फ्री फैटी एसिड्स हैं, ये तो लो मॉलिक्यूलर वेट, इनकी साइज तो छोटी है, लेकिन फिर भी फिल्टर इसलिए नहीं होते कि कैल्शियम जो हो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, उसके साथ जुड़ा होता है। अब क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो बिल्कुल भी फिल्टर नहीं हो रही, इसीलिए कैल्शियम और कुछ ऐसे फैटी एसिड्स विच इज लो मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स वो बाउंड होते हैं partially with the plasma proteins, so they are not allowed to filter through these glomerular capillaries.
अगर GFR को हम देखें विच इज अबाउट 20% ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, प्लाज्मा फ्लो, ठीक है, उसमें क्या डिटरमाइन करता है? GFR डिटरमाइंड बाय द बैलेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलोइड ऑस्मोटिक फोर्सेस अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब इसका बेसिकली GFR जो, उसमें दो इम्पोर्टेंट हम फैक्टर्स देखेंगे कि बैलेंस होता है हाइड्रोस्टैटिक और कोलोइड ऑस्मोटिक फोर्सेस का। व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक? द प्रेशर विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एलिमेंट। व्हाट इज कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर? ये होता है कि वहां पे मौजूद जो ऑस्मोल्स हैं उनकी वजह से जो फोर्स डेवलप हो रही है अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन, ये इन दोनों का बैलेंस है। पानी और जो ऑस्मोल्स हैं उनका जो बैलेंस है, उनकी वजह से जो फोर्सेस डेवलप हो रही है उनके बैलेंस की वजह से, ठीक है। कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, द प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी एंड द फिल्टरिंग सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरीज। एक तो हम देखेंगे कि GFR जो है वो डिटरमाइन करता है, एक तो फोर्सेस के ऊपर बैलेंस है, हाइड्रोस्टैटिक और कोलाइड ऑस्मोटिक फोर्सेस दोनों का बैलेंस होता है उसके अंदर। दूसरा हम देखते हैं कि परमेबल कितनी है चीजें, उसमें से कौन कौन सी चीजें परमेबल हो रही हैं, और उसका सरफेस एरिया कितना है कैपिलरीज का, ठीक है। तो ये मेन दो चीजें डिटरमाइन करती हैं कि जिन GFR 20% ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो है। कौन कौन सी दो चीजें? बैलेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलोइड ऑस्मोटिक फोर्सेस हैं ये दोनों, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं? उस वाटर की वजह से, उस ऑस्मोल्स की वजह से, वहां पे जो मौजूद जो ऑस्मोल्स हैं, आयन, उनकी वजह से ये अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन्स ये फोर्सेस डेवलप हो रही हैं। दूसरा हम देखते हैं कि वही कैपिलरी मेम्ब्रेन्स जो उनका फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, इसका मतलब है कि कितना परमिएबल है और उसका सरफेस एरिया कितना है। ये दो चीजें बताती हैं कि 20% ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो इज GFR. The glomerular capillaries have much higher rate of filtration than most other capillaries because of high glomerular hydrostatic pressure and large filtration coefficient. अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना, उनका बड़ा हायर रेट है फिल्ट्रेशन का। कितना है? 180 लीटर्स पर डे एज कम्पेयर टू अदर कैपिलरीज। अब ये क्यों है ज्यादा? क्योंकि हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम इसका आगे डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज्यादा है, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आ जाता है, ठीक है। और लार्ज फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, इसका मतलब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। कैपिलरी से देखें ना बंच की तरह, जगह उनको खोल के देखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया बन जाता है इनका, ठीक है। तो एवरेज एडल्ट ह्यूमन में, हाँ जी, कोई सवाल आया है किसी बच्चे की तरफ से? स्टार्ट से है या पुराना? व्हाट बेटा, ये हम आज आपको थोड़ा सा इसका आज ओवरव्यू दे रहे हैं, रीनल का ही है। हम सैटरडे से आपका न्यू जो सिलेबस है दोबारा स्टार्ट होगा, राइट। तो आज की क्लास लेना भी आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि ये आप लोगों की काउंट हो रहे हैं, आवर्स काउंट हो रहे हैं। इसको आज अगर आप सुन लेंगे तो आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा जब हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सैटरडे से हमारा बेसिकली रिवीजन सेशन स्टार्ट है, विच इज 6 जून, ठीक है। तो एवरेज जो एडल्ट ह्यूमन है उसमें GFR होता है अबाउट 125 ml पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे, ठीक है। द फ्रिक्शन ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो दैट इज फिल्टर्ड, जिसे हम कहते हैं कि फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन, एवरेज होती है अबाउट 0.2, विच मीन्स 20% ऑफ प्लाज्मा फ्लोइंग थ्रू द किडनीज, ठीक है। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो जो फिल्टर कर रहा है वो 0.2% है। दैट मीन्स 20% ऑफ प्लाज्मा फ्लोइंग थ्रू द किडनीज इज फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। जितना भी ये प्लाज्मा से गुजर रहा है, 20% प्लाज्मा जो है ना वो किडनी से जो गुजर रहा है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्टर हो जाएगा। फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हम टोटल GFR को देखते हैं, ठीक है, 180 लीटर है। उसके बाद रीनल प्लाज्मा फ्लो के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन मिल जाती है, जो कि रीनल प्लाज्मा फ्लो और GFR की डिवीजन से आएगी, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है ना, बेसिकली हम जो बंच ऑफ कैपिलरीज की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इस डायग्राम में भी आपको दिखा देती हूँ। दीज आर द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट है। जो सारा रीनल आर्टरी से जितना भी फ्लूइड है ना वो फिल्टर होकर यहाँ से एंटर हो जाता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में चला जाता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से ये फ्लूइड फिल्टर होने के बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में एंटर हो जाएगा। लेकिन दीज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर नॉट कैपेबल ऑफ फिल्टरिंग द प्रोटीन्स एंड लो मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। ये वापस जो है ये फिल्टर नहीं होगा, ये वापस इस इफ्रंट के जरिए दोबारा सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक हो गया।
अब हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की बात करते हैं कि इनकी जो मेम्ब्रेन है वो बाकी के कैपिलरीज की तरह ही है, एक्सेप्ट इट हैज इन 3 मेजर लेयर्स। बाकी की जो रूटीन में बॉडी में जो कैपिलरीज है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है उसकी 3 मेजर लेयर्स है। नंबर 1 इज एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी, नंबर 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद नंबर 3 आ जाती है लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स और पोडोसाइट्स सराउंडिंग द आउटर सरफेस ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 मेजर लेयर्स होती हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के अंदर। बॉडी के अंदर जो बाकी के कैपिलरीज है उसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं इंस्टेड ऑफ 3, ठीक है। नंबर 1 endothelium of the capillaries, number 2 basement membrane, number 3 is layer of epithelial cells और podocytes, ये सराउंड करती है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया करके और उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा हुआ, तो यहाँ पे हमें ये मेम्ब्रेन्स नजर आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एंडोथेलियम आ जाती है एक लेयर, फिर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर एक एपिथेलियम है, ठीक है। सो एंडोथेलियम फ्रॉम इनसाइड, सेंटर में बेसमेंट मेम्ब्रेन और बाहर से एपिथेलियल लेयर आ जाती है। टुगेदर दीज लेयर्स मेक अप द फिल्ट्रेशन बैरियर। ये 3 लेयर मिलके, ठीक है, ये एक फिल्ट्रेशन बैरियर बना रही है। ये यहाँ से बहुत सारी चीजों को गुजरने नहीं देती। विद डिस्पाइट द 3 लेयर्स filters several hundred times as much water and solutes as the usual capillary membrane। ये तीनों मिलकर जो है ना बहुत सारा वाटर, सॉल्यूट्स, बहुत सारी चीजें यहाँ से फिल्टर करती हैं एज यूजुअली कैपिलरी मेम्ब्रेन जो दूसरी जो है ना वहां से 2 लेयर्स ये काम कर रही है, ये 3 मिलके ये काम कर रही हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत हाई रेट है फिल्ट्रेशन का। ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन नॉर्मली प्रिवेंट करती है फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये बात हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाई रेट है, उसके बावजूद इसकी 3 लेयर मिलके जो है ये बैरियर प्रोड्यूस करती हैं ताकि प्रोटीन यहाँ से फिल्टर ना हो, ठीक है। हम सबसे पहले कैपिलरी एंडोथेलियम जो पहली लेयर है उसको डिस्कस करते हैं। हाई फिल्ट्रेशन रेट है अक्रॉस द ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके कुछ खासियत है उस कैपिलरी एंडोथेलियम की जो अंदर से एक पहली लेयर आती है। कैपिलरी एंडोथेलियम जो है ना वो परफोरेटेड होती है बट 1000 स्मॉल होल्स, उसको हम फेनेस्ट्राइज कहते हैं। वो जो कैपिलरी एंडोथेलियम है ना उसमें छोटे छोटे से सुराख हैं, ये मैं दिखाती हूँ। ये एंडोथेलियम आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये एंडोथेलियम, ये छोटा सा सुराख है, ये छोटा सुराख है, ये भी छोटा सुराख है। तो उन्होंने बहुत छोटा सा पोर्शन आपको दिखाया है। तो बेसिकली इस कैपिलरी एंडोथेलियम में स्मॉल होल्स हैं 1000 के करीब, बहुत ज्यादा, और इनको हम क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, फेनेस्ट्राइज कहलाते हैं, ठीक है। सिमिलर टू द फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज फाउंड इन द लिवर, although smaller than this fenestrize of the liver। हालांकि लिवर में भी हम देखते हैं यही इसी तरह के बिल्कुल फेनेस्ट्राइज है, लेकिन लिवर के फेनेस्ट्राइज से भी बहुत छोटे छोटे फेनेस्ट्राइज है, बहुत छोटे छोटे से स्मॉल होल्स ये मौजूद है, ठीक है। इसकी खासियत है these fenestrize are relatively large endothelial cell proteins। ये जो फेनेस्ट्राइज हैं ये कह रहे हैं कि ये जो फेनेस्ट्रेशन हमें नजर आ रही हैं ये रिलेटिवली लार्ज एंडोथेलियल सेल प्रोटीन्स हैं, are richly endowed with fixed negative charges that hinder the passage of protein, plasma proteins। ये छोटे छोटे से सुराख हमने देखे हैं इसमें एंडोथेलियम के अंदर, ये हजारों के तादाद में। इसकी कंपैरिजन करते हैं लिवर के फेनेस्ट्राइज के साथ, लेकिन लिवर के मुकाबले में इसकी साइज थोड़ी छोटी है, ठीक है। उसके बावजूद कहते हैं कि ये छोटे से फेनेस्ट्राइज भी जो है ना ये रिलेटिवली थोड़े से लार्ज एंडोथेलियल सेल प्रोटीन्स यहाँ पे कुछ मौजूद होते हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होती है जो कि फिक्स होती हैं। वो नेगेटिव चार्ज क्या करती हैं कि वहां से गुजरती हुई प्लाज्मा प्रोटीन्स को रिपेल करती है, उसको वहां से गुजरने नहीं देती, उसके बीच में एक ये रुकावट पैदा करती है। ये क्या चीजें, लार्ज एंडोथेलियल सेल प्रोटीन्स विच आर द फेनेस्ट्रेशंस, ठीक है। ये पैसेज जो वहां से बनता है कि प्लाज्मा प्रोटीन गुजर जाए उसको गुजरने नहीं देती क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्जेस फिक्स है वहां पे, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन हम देखेंगे सराउंडिंग द एंडोथेलियम, अब ये सेकंड वाली लेयर है, इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कंसिस्ट करती है मैशवर्क है, कोलेजन का भी और प्रोटीओग्लाइकन फिब्रिल्स का भी। दे हैव एनलार्ज स्पेसेस थ्रू व्हिच द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट्स कैन फिल्टर, ठीक है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है
ये भी हम देखते हैं कि उसमें कोलेजन भी है, प्रोटीओग्लाइकन फिब्रिल्स भी हैं। ये क्या करती हैं कि ये लार्जर अमाउंट में जो वाटर है, सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, ये वहां से फिल्टर कर सकते हैं। Basement membrane effectively prevents filtration of plasma protein in part because strong negative electrical charges associated with proteoglycans. जनाब ये देखें ना, प्लाज्मा प्रोटीन्स को गुजरने के लिए कहीं से भी जगह नहीं है। पहली जगह क्या थी, वहां पे हमने देखा एंडोथेलियम थी। एंडोथेलियम हमने देखा कि फेनिस्ट्राइज मौजूद थे, वहां पे स्मॉल होल्स थे। अगेन वो फेनिस्ट्राइज क्या थे, वो लार्ज एपिथेलियल सेल प्रोटीन्स थे विच आर रिचली एंडोर्ड विद द नेगेटिव चार्जेस। अब वो हिंडर करते थे विद द फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, उन्होंने रोक दिया। दूसरी रुकावट बेसमेंट मेम्ब्रेन ने पैदा की। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, वो एंडोथेलियम के सराउंडिंग में, एंडोथेलियम के बाद जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन सेकंड लेयर है, उसमें कोलेजन और प्रोटीओग्लाइकन फिब्रिल्स हैं। ये एक मैशवर्क की तरह है। उसके बावजूद ये जो है स्मॉल सॉल्यूट्स को और लार्ज अमाउंट में जो वाटर है उसको फिल्टर कराता है, ठीक है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये भी फिल्ट्रेशन प्रिवेंट करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो मैशवर्क, इसका जो मैशवर्क बना हुआ है जिसमें प्रोटीओग्लाइकेंस हैं, दीज प्रोटीओग्लाइकेंस again have strong negative electrical charges, right? So it also hinders the filtration of plasma proteins. Number 3 layer, epithelial cells, which is also called as pseudocytes. The final part of glomerular membrane is a layer of epithelial cells that line the outer surface of glomerulus. सबसे पहली लेयर कौन सी आ जाती है? एंडोथेलियम की। नंबर 2 हम देखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है। नंबर 3 एपिथेलियल सेल्स और पसुडोसाइट्स आ जाते हैं। मैं रिकॉल कर रही हूँ दोबारा, जो पहली एंडोथेलियल सेल लाइन है, एंडोथेलियम में हम देखेंगे कि हमें वहाँ पे लार्ज फेनिस्ट्राइज नजर आ रहे हैं, स्मॉल होल्स ऑफ फेनिस्ट्राइज हैं, विच इज लार्ज एंडोथेलियल सेल प्रोटीन्स एंड दे आर रिचली एंडोर्ड विद द नेगेटिव चार्जेस, and these negative charges hinder the filtration of plasma proteins. Number 2, we have second layer of glomerular capillaries, which is called as basement membrane, and again this basement membrane have a meshwork of collagen and proteoglycan fibrils, and they have a large surface area through which a large amount of water and small solutes can filter. And these basement membrane effectively prevent again the filtration of plasma proteins because they have strong charges or negative electrical charges that are associated with these proteoglycans. Okay, the number 3 layer is epithelial cells, or which is also called as pseudocytes. The final layer है glomerular membrane की, is a layer of epithelial cells. ये finally outer surface of glomerulus पे आ जाती है। पहली layer कौन सी थी? Endothelium. Number 2, basement membrane. Number 3, epithelial cells. And these cells are not continuous because they have foot-like processes that encircle the outer surface of capillaries. Here we can see this. ये हम देखेंगे, ये लास्ट एक जो एपिथेलियम आ जाती है, फुट प्रोसेसेस है, इनके बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स आपको नजर आ रहे हैं, स्लिट पोर्स हैं इनके बीच में, ठीक है। तो ये जो लेयर है वो फुट प्रोसेसेस की तरह है, बहुत सारी इसके बीच में लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। ये इंसर्कल करती है बिल्कुल ही आखिरी वाली लेयर। द फुट प्रोसेसेस जो है वो सेपरेटेड बाय गैप स्लिट पोर्स हैं इनके बीच में, जहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो मूव करता है। एपिथेलियल सेल्स जो है ये लास्ट वाली लेयर जो जिसे हम पसुडोसाइट्स भी कहते हैं, which also have negative charges provide additional restriction through filtration of plasma protein. फाइनली हमने देखा कि ये तीनों ऐसी लेयर्स थी, एंडोथेलियम की, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियल सेल के, फाइनली इनके जो भी स्ट्रक्चर्स थे, इन सारे स्ट्रक्चर्स में हमने देखा कि नेगेटिव चार्जेस मौजूद थी दैट प्रोवाइड एंड रिस्ट्रिक्शन टू फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. That all the layers of these glomerular capillaries will provide a barrier to filtration of plasma protein. तो जितनी भी 3 layers आ जाती है, नंबर 1 एंडोथेलियम आ जाती है, नंबर 2 हमारे पास आ जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, नंबर 3 एपिथेलियल लेयर. अगर हम इनके स्ट्रक्चर को रिकॉल करें तो एंडोथेलियम में हमें क्या नजर आते हैं? फेनिस्ट्राइज. बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमें मैशवर्क, कोलेजन और प्रोटीओग्लाइकेंस का. एपिथेलियल सेल्स में हमें पसुडोसाइट्स नजर आते हैं. ऑल 3 layers have strong negative charges and these all layers of glomerular capillary provide a barrier to filtration of plasma proteins. अब जो इसकी फिल्टरेबिलिटी है सॉल्यूट्स की is inversely related to their size. फिल्टरेबिलिटी है, सॉल्यूट फिल्टर कर रहे हैं
वो डायरेक्टली तो उसके साथ रिलेट नहीं करती, साथ साथ इनवर्सली रिलेटेड करती है. दैट मीन्स द ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन इज थिकर देन द मोस्ट अदर कैपिलरीज होती है, क्योंकि बाकी कैपिलरीज में 2 लेयर्स हैं, इनकी 3 लेयर्स हैं, बट इट ऑल्सो हैव मच मोर पोरस and therefore filters fluid at a higher rate. बिल्कुल ठीक बात है जनाब, बहुत हाई रेट पे ये फ्लूइड फिल्टर कर रही है, पोर्स इसमें ज्यादा हैं, ये थिकर भी है. Despite the high filtration rate, the glomerular filtration barrier is selective in determining which molecule will filter based on their size and electrical charges. हालांकि ये हाई फिल्ट्रेशन रेट दे रही है, इसका बैरियर जो है फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो बैरियर है वो बड़ा सिलेक्टिव है. वो देखता है यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर साइज क्या है जो चीज फिल्टर हो रही है, विच इज फिल्टर, तो बेस्ड ऑन द साइज एंड द इलेक्ट्रिकल, इसके इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, और इसकी जो है वो साइज क्या है. ठीक है, हम रीनल प्लाज्मा फ्लो को देखते हैं, विच इज 625 ml पर मिनट. ये इस हिसाब से यहाँ से रीनल प्लाज्मा फ्लो यहाँ पे फ्लो करता हुआ एफरन आर्ट्रियोल से ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में चला जाता है. यहाँ से ये फ्लूइड जो है वो फिल्टर करता हुआ जो GFR है 125 ml है, यहाँ हम इसको देखें 180 लीटर पर डे के हिसाब से ये GFR फिल्टर हो रहा है. और उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन, ये REAB ये रीएब्जॉर्प्शन है. अगर ये 125 ml पर मिनट के हिसाब से इसने GFR दिया है कि इतना फिल्टर हो रहा है, तो 125 ml पर मिनट के हिसाब से ये रीएब्जॉर्ब भी हो जाता है. जो यूरिनरी एक्सक्रीशन है वो 1 ml पर मिनट के हिसाब से. ठीक है, तो ये यूरिनरी एक्सक्रीशन आ जाती है. जो चीजें रीएब्जॉर्ब हो रही है वो रीएब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ से ये बोमेंस कैप्सूल बना हुआ है. इस बोमेंस कैप्सूल के बाद ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है. प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद नीचे हम देखते हैं कि लूप ऑफ फैनले है, और फाइनली हम देखते हैं इफरंट आर्ट्रियोल्स दे आर कनेक्टेड विद द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और वहां से भी ये रीएब्जॉर्प्शन होकर भी ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जाके रीनल वेन में चली जाती है, या हम जिसे कहेंगे ये सर्कुलेशन में चला जाता है ये ब्लड दोबारा से. ठीक है, a filterability of 1.0 means the substance is filtered as freely as water, whereas the filterability of 0.75 means the substance is filtered only 75% as rapidly as water. तो ये एक जो सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये 3 लाइनें जो आपको नजर आ रही हैं, तो ये बता रही हैं कि किसी भी सब्सटेंस की फिल्टरेबिलिटी 1.0 है, दैट मीन्स ये बिल्कुल फ्रीली फिल्टर हो रहा है, गुजर रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से इनटू वुमेन्स कैप्सूल जैसे पानी गुजरता है. लेकिन अगर हम किसी सब्सटेंस की फिल्टरेबिलिटी के बारे में लिखें कि 0.75 है, दैट मीन्स दिस सब्सटेंस इज फिल्टर्ड ओनली 75% एज रैपिडली एज वाटर. ठीक है, तो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम है और स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे इसमें ग्लूकोज आ जाता है, दे आर फ्रीली फिल्टर्ड. ठीक है, एज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल अप्रोचेस that of albumin, the filterability rapidly decreases approaching zero. What is albumin? Albumin is again a plasma protein. तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट फॉर हम देखते हैं कि अप्रोच करता है, वो पहुंचते पहुंचते एल्बुमिन जितना हो जाता है, तो इसकी फिल्टरेबिलिटी 0 हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे कि बहुत सारे सब्सटेंसेस को हमने दिखाया हुआ है, इनकी फिल्टरेबिलिटी को दिखाया हुआ है. ठीक है, और उसके बारे में हम देखेंगे कौन से हैं सब्सटेंसेस जो फिल्टर हो रहे हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी से और उनके मॉलिक्यूलर वेट क्या है. ठीक है, अगर हम देखेंगे वाटर है जो, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है. ठीक है, कम है, बहुत ज्यादा नहीं है. इसकी फिल्टरेबिलिटी 1.0 बहुत फ्रीली फिल्टर हो रहा है. सोडियम है फ्रीली फिल्टर्ड 1.0, ग्लूकोज फ्रीली फिल्टर्ड, इन्यूलिन अगेन अ सब्सटेंस, इन्यूलिन फ्रीली फिल्टर्ड. लेकिन जैसे ही ये हम देखते हैं कि ये मायोग्लोबिन अगेन एन प्रोटीन, लेकिन ये मायोग्लोबिन जो है उसकी फिल्टरेबिलिटी जो है वो 0.75 है. दैट मीन्स दिस मायोग्लोबिन, हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात नहीं करें, दिस मायोग्लोबिन इज मसल प्रोटीन. ओके, ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है. ये जैसे फिल्टर करती हुई आ रही है, ये 0.75% के हिसाब से फिल्टरेबिलिटी है इसकी, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट अभी इस काबिल है कि ये यहाँ से गुजर सकता है, इसकी इतनी फिल्टरेबिलिटी है. लेकिन जब जैसे ही कोई भी सब्सटेंस एल्बुमिन की लेवल पे पहुंचेगा, इसकी फिल्टरेबिलिटी 0 हो जाएगी. अब यहाँ पे जब मैं फिल्टरेबिलिटी 0.005 है, विच इज इक्वल टू 0, ये फिल्टर नहीं हो रही एल्बुमिन वहां से. नॉर्मली एल्बुमिन फिल्टर नहीं होती. ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 69,000 है. सिमिलरली हम और भी देखते हैं, ये एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है और फिब्रिनोजेन है, बहुत सारे और प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं. दे आर नॉट फिल्टर्ड बिकॉज ऑफ दिस फिल्टरेबिलिटी. उनकी इतनी काबिलियत नहीं है, उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है.
नेगेटिवली चार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स आर फिल्टर्ड लेस इजीली। एक तो नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो इजीली फिल्टर नहीं होते। देन पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल ऑफ इक्वल मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज बेशक बड़ी हो लेकिन पॉजिटिव चार्ज है वो उधर जाते हैं, ठीक है। Molecular diameter of plasma protein albumin is only about 6 nanometer, whereas the pores of glomerular membranes are thought to be about 8 nanometer. ठीक है, अब देखें इसकी साइज 6 नैनोमीटर है प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन की, जबकि वहां से उसकी पोर की साइज जो है वो 8 नैनोमीटर है, तो उसको गुजरना चाहिए था, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है ये, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज and the electrostatic repulsion exerted by the negative charges of glomerular capillary walls, which is proteoglycans. हमने जिक्र किया था कि जो basement membrane है, which is made up of a meshwork of proteoglycans and meshwork है ये, तो वो सारा जो है उसको गुजरने नहीं देता, ठीक है। डेक्स्ट्रॉन्स, हम देखेंगे डेक्स्ट्रॉन्स भी है, उनकी पॉलीसेक्राइड्स हैं ये डेक्स्ट्रॉन्स को, ये मैन्युफैक्चर होते हैं एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूलर और विथ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके डेक्स्ट्रॉन के, विच आर पॉलीसेक्राइड्स। Only given a molecular radius, positively charged molecules are filtered much more rapidly than the negatively charged molecules. तो अगर ये जो डेक्स्ट्रॉन्स हैं जो पॉलीसेक्राइड हैं, जो कि मैन्युफैक्चर ही हो रहे हैं एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें कहीं पे नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन ये कह रहा है कि जो वो मॉलिक्यूलर रेडियस किसी भी उसपे फॉर एनी गिवन मॉलिक्यूलर रेडियस, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है ये फिल्टर कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये फिल्टर नहीं करेगा, ठीक है। ये इफेक्टिव मॉलिक्यूलर रेडियस है, ये न्यूट्रल डेक्स्ट्रॉन्स है, इसकी फिल्टरेबिलिटी हम देखते हैं कितनी है, ये आसानी से 1.0 के हिसाब से। ये पोली केटायन है, केटायन वर्ड हम यूज करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है, एनायन हम यूज करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये जो पोली केटायनिक डेक्स्ट्रॉन्स है इनकी फिल्टरेबिलिटी एज रैपिडली एज वाटर, बट वंस दीज पॉली एनायनिक और नेगेटिव डेक्स्ट्रॉन्स आर फिल्टर्ड, they are less freely filtered, ठीक है, ये लेस फिल्टरेबिलिटी है इनकी 0.5 या 0.6 तक, ठीक है। Neutral dextrons filtered more rapidly than negative dextrons of equal molecular size. Reason क्या है इसकी? Again, negative charges हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के परपोडोसाइट्स के ऊपर, ये सारी की सारी जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन के लिए रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। किडनी डिजीजेस में क्या होता है, इन सर्टेन किडनी डिजीजेस नेगेटिव चार्जेस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन आर लॉस्ट इवन बिफोर देयर आर नोटिसेबल चेंजेस इन द किडनी हिस्टोलॉजी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, ठीक है। मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी क्या है कि फॉर एग्जांपल ये कैसे होती है, हो सकता है कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया किसी सब्जेक्ट को, उस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उसी की बॉडी के सेल उसी के खिलाफ हो जाए। तो होता है क्या इस ऑटो इम्यूनिटी में कि यही अगर बॉडी अपने ही खिलाफ लड़ना शुरू कर दे किसी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, तो उसमें होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी की मेम्ब्रेन है, उसके नेगेटिव चार्जेस जो है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जब इसके नेगेटिव चार्जेस खत्म होना शुरू हो जाएंगी, like here in certain kidney diseases, negative charges of the basement membrane are lost even before there are noticeable change in the kidney histology. आपको पता ही नहीं चलता किसी सब्जेक्ट के अंदर कि उसकी हिस्टोलॉजी में कोई चेंज आ जाए, तो नेगेटिव चार्जेस पहले खत्म हो जाती हैं, फिर प्रोटीन उसमें से निकलना शुरू हो जाती है, यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। और किसी सब्जेक्ट को कैसे पता चलता है, अगर वो एडल्ट है या वो छोटा बच्चा भी है, तो अगर छोटा बच्चा तो उसके पेरेंट्स नोट करते हैं कि जब वो बच्चा यूरिन पास करता है तो वो बहुत झाग बन जाती है उसके अंदर। कोई एडल्ट नोटिस करता है तो वो ये नोटिस करता है कि जब वो यूरिन पास कर रहा है तो बहुत सारा झाग बनना जाता है, वाइट ऊपर से कफ आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये डॉक्टर के पास जाना शुरू होता है, वो कहता है, सब्जेक्ट कंप्लेन करता है कि जब मैं यूरिन पास करता हूँ तो मेरे यूरिन में जो है वो बहुत सारी झाग बन गई है। हियर द पॉइंट फ्रॉम वेयर द सब्जेक्ट इज इन्वेस्टिगेटेड फॉर यूरिन कंप्लीट, फॉर एनी रीनल पैथोलॉजी, और उन सारी चीजों के लिए इसको देखते। तो ये मिनिमल चेंज इन नेफ्रोपैथी है, बेसिकली बहुत मिनिमल चेंज आई है जिसमें किडनी हिस्टोलॉजी में भी चेंज नहीं आई, लेकिन नेगेटिव चार्जेस जो है वो उसकी शुरू हो गए। द कॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्जेस स्टिल अनक्लियर, लेकिन
फिर भी कहा जाता है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स से एबनॉर्मल टी सेल सिक्रीशन और साइटोकिन्स आ जाता है दैट प्रोड्यूस एनायंस इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी और पोडोसाइट प्रोटीन्स, ठीक है। एबनॉर्मल टी सेल सिक्रीशन हो जाती है, वहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं एनायंस को, नेगेटिव चार्जेस को कम कर देते हैं, कौन, टी सेल सिक्रीशन से जो साइटोकिन्स आ रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट लॉस ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है क्या है कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन भी है ना, जैसे एल्ब्यूमिन भी आ जाती है, सम ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन स्पेशली एल्ब्यूमिन, ये भी फिल्टर होना शुरू हो जाती है, यूरिन में आना शुरू हो जाएगी, जिससे हम कहते हैं इस कंडीशन को प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिन में प्रोटीन आना, या एल्ब्यूमिन यूरिया, अगेन प्रोटीन इन द यूरिन। अच्छा, ये तो मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है यंग चिल्ड्रन में, एडल्ट्स में भी हो सकती है, स्पेशली इन दोज हु हैव ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का ये सिनेरियो कैसे आ सकता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है एक सब्जेक्ट है जो रिमोटॉइड फीवर के साथ आया, हार्ट प्रॉब्लम था, फलाना ढिमकाना, लेकिन आपको फिर बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्योंकि नॉन रूमेटिक फीवर का अपनी रेगुलर मेडिकेशन ले रहा है, नाउ ही और शी इज डेवलपिंग प्रोटीन यूरिया। ये आपको बताया जा सकता है इस तरह के सिनेरियोज में। एक सब्जेक्ट है रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, ठीक है, और उसके बाद जैसे वो जोड़ों का जो बीमारी होती है उसमें उसका पेशेंट है, और अब वो जो है वो कंप्लेन कर रहा है प्रोटीन यूरिया की, तो आपका डायग्नोसिस क्या होना चाहिए इसमें, ये दिस इज मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, ओके। डिटर्मिनेंट्स ऑफ जीएफआर, कौन कौन सी चीजें जो जीएफआर को डिटरमाइन कर रही हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि सम ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलॉइड ऑस्मोटिक फोर्सेस अक्रॉस द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। अब ये फोर्सेस थी, हाइड्रोस्टैटिक भी और कोलॉइड ऑस्मोटिक फोर्सेस भी थी अक्रॉस द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ये आपको देती है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देती है कि जी इतना फिल्टर हो रहा है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी जो फिल्ट्रेशन हो रही है वो टोटल जितना जीएफआर है वो 180 लीटर्स है या 125 ml पर मिनट के हिसाब से। नंबर 2, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, सरफेस एरिया की जो हम बात कर रहे हैं, तो जीएफआर इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ केएफ, जो है वो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में इसको बताता है, एंड द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। जीएफआर किसके बराबर है, एक तो सरफेस एरिया के ऊपर, दूसरा टोटल नेट फिल्ट्रेशन कितनी हो रही है। अगर हम इसको फॉर्मूला में फिट करें तो जीएफआर इज इक्वल टू केएफ विच इज फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो चीज क्या है, ये प्रेजेंट करती है सम ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलॉइड ऑस्मोटिक फोर्सेस। अब वो फोर्सेस या तो फेवर करती हैं फिल्ट्रेशन हो थ्रू कैपिलरीज, और या अपोज करती हैं इन्हीं फिल्ट्रेशन को अक्रॉस द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब इन फोर्सेस में हमें कौन कौन सी फोर्सेस नजर आती हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इनसाइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, या ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जिसे पी और जी भी कहा जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है कि फिल्ट्रेशन हो, ठीक है, फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक इनसाइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, क्योंकि वहां से रीनल प्लाज्मा फ्लो आ रहा है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, आउटसाइड कैपिलरीज। अब ये प्रेशर कहाँ पे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पर है, ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपोज करता है फिल्ट्रेशन को, ठीक हो गया। लेकिन हम देखेंगे क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का है वो बहुत ज्यादा होता है एज अ नंबर, हम प्रेशर में देखेंगे, इसीलिए फिल्ट्रेशन ये करवा रहा है। उसके बाद कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लाज्मा प्रोटीन। उसके अलावा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में हम देखते हैं कि वहां पे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जो ऑस्मोल्स हैं सारे, वो क्या कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या करवा रहे हैं, ये अपोज करवा रहे हैं फिल्ट्रेशन को। क्यों करवा रहे हैं जनाब, क्योंकि वो रिपेल करता है अपनी तरफ प्रेशर को, वो फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। उसमें कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ प्रोटीन्स इन द बोमेन्स कैप्सूल which promotes the filtration। अब वुमेन्स कैप्सूल के अंदर हम देखेंगे कि वहां पर भी प्रोटीन्स का एक प्रेशर मौजूद है which is called as
प्रेशर, हालांकि वो बिल्कुल जीरो के बराबर है, 0.005 हमने देखा था फिल्ट्रेबिलिटी विच इज इक्वल टू जीरो। सो वो प्रमोट कर रही है फिल्ट्रेशन। तो आपको ये चार फोर्सेज हैं ये याद करनी है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर दो फोर्सेज हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज विच प्रमोट द फिल्ट्रेशन, और उसके बाद कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है ऊपर ही ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, ये अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को। तो दो फोर्सेज ऐसी हैं जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में एक प्रमोट करती है, एक अपोज करती है। सिमिलरली वुमेन्स कैप्सूल में भी दो जो हैं वो प्रेशर्स हैं, फोर्सेज हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और उसके बाद दूसरी जो है वो कोलॉइड ऑस्मोटिक फोर्सेज है जो कि वुमेन्स कैप्सूल में मौजूद है और ये अपोज कर रही है, फेवर और अपोज कर रही है। सो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो फोर्सेस प्रमोट कर रही है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो फोर्स अपोज कर रही है वो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ कैपिलरी प्लाज्मा प्रोटीन्स। वुमेन्स कैप्सूल में जो अपोज कर रही है फिल्ट्रेशन वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वुमेन्स कैप्सूल में जो प्रमोट कर रही है फिल्ट्रेशन वो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्रोटीन्स है। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में हमें नजर आ जाता है, हम देखेंगे ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ठीक है, ये वुमेन्स कैप्सूल है, यहाँ से हम देखेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल से यहाँ से जो है वो फ्लूइड फिल्टर होने के लिए ग्लोमेरुलर कैपिलरी में एंटर हो रहा है थ्रू एफरेंट और यहाँ से ईफ्रेंट से बाहर जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कितना होता है 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यहाँ पे ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन्स और ऑस्मोस की वजह से जो सारा है वो है 32। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा है ये प्रोमोट करेगा फिल्ट्रेशन को और ये अपोज करेगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर वुमेन्स कैप्सूल में हम आ जाते हैं। यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, जबकि यहीं पर हम देखते हैं कि एक और एक प्रेशर मौजूद है। ठीक है, ये अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को, ये चाह रहा है फिल्ट्रेशन ना हो क्योंकि ये एरो उसकी तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर एक प्रेशर और भी मौजूद है, वुमेन्स कैप्सूल कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया क्योंकि वो है ही जीरो, तो वो जीरो है इसीलिए वो फेवर करता है फिल्ट्रेशन को। सो व्हाट इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर? जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या है 60। फिर हमने देखा उसमें से हम निकाल देंगे वुमेन्स कैप्सूल का प्रेशर 18, उसमें से हम निकाल देंगे ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक प्रेशर भी इसे कहा जाता है वैसे, और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहा जाता है विच इज 32। हम 60 में से 18 माइनस करेंगे, फिर 32 माइनस करेंगे, तो वी हैव लेफ्ट 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, टोटल फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा ये होता है। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन concentration of protein in the glomerular filtrate is so low that the colloid osmotic pressure of women's capsule fluid is considered to be zero। ये जो बात मैं आपको बता चुकी हूँ, नॉर्मल कंडीशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इस हद तक कम होता है, फिल्टरेबिलिटी की हम देख चुके हैं पहले ही कि 0.005 है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर वुमेन्स कैप्सूल में कोलॉइड की वजह से है, ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो जीरो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगर हम जीएफआर को एक्सप्रेस करना शुरू कर दें तो फिर हम क्या देखेंगे, ये वुमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और उसके बाद हम देखते हैं कि ये वुमेन्स कैप्सूल जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये वुमेन्स कैप्सूल है। अगेन ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज वुमेन्स कैप्सूल प्रेशर ऑफ दीज प्लाज्मा प्रोटीन्स व्हिच इज इक्वल टू 0। सो हम जीएफआर को एक्सप्रेस इस फॉर्मूले के तहत करते हैं कि उसमें ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज अगर हम देखें डिटर्मिनेंट्स ऑफ जीएफआर नॉट बीन मेजर्ड डायरेक्टली इन द ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको एस्टिमेट किया हुआ है एनिमल्स में, रेस्ट में, बेस्ड ऑन द रिजल्ट इन एनिमल इन अप्रॉक्सीमेटेड नॉर्मल फोर्सेस फेवरिंग अपोजिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ह्यूमन। उसमें हम कौन कौन सी फोर्सेस देखते हैं, हम देखेंगे कि जीएफआर में जो फोर्सेस फेवर करती हैं फिल्ट्रेशन, वो कौन कौन सी चीजें फेवर कर रही हैं। वो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फेवर कर रही है, जो वुमेन्स कैप्सूल में कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि जीरो था ना, ये भी फेवर में ही आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जीरो ही है। तो फोर्सेस अपोज कौन सी करती है, वुमेन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो 18 था और फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो कोलॉइड ऑस्मोटिक था वो 32 था। तो इन सबको जब हम समअप करते हैं तो इन सब के समअप में हमें फाइनली क्या मिलता है 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विच इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं
ये कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी डिफरेंट हो सकती हैं और कहीं पे डिजीज स्टेट में भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरी की इंक्रीज हो जाए ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरी की फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब आप उसका कहें कि आप इसकी एरिया, सरफेस एरिया बड़ा कर दें, तो क्या हो जाएगा, जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। आप उसको ज्यादा जगह दे रहे हैं फिल्टर होने के लिए। जो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है कैसे मेजर करते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड द सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। आपकी सरफेस एरिया देख रहे हैं, आप उसका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी देख रहे हैं, किस हद तक ये कंडक्ट हो रही है, किस हद तक गुजर रही है। तो जो उसका सरफेस एरिया कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बट एस्टिमेटेड एक्सपेरिमेंटली बाय डिवाइडिंग द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बाय द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो आप इसका ग्लोमेरुलर कोएफिशिएंट जो है उसको फिल्ट्रेशन को जो है आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली इसको करते हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। क्लियर इट इज। आपका सरफेस एरिया कैसे निकाल रहे हैं, जीएफआर में से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को डिवाइड करते हैं। अगर हम जीएफआर को देखते हैं बोथ किडनीज 125 ml पर डे और हमें पता है नेट फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इतना है, तो अगर हम कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं तो 12.5 ml पर मिनट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये हमारा KF है, या हम इसे कहें कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो कितना है, 12.5 ml, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा समझने वाली और भी बात आ जाती है कि फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो एक्सप्रेस करता है 100 ग्राम ऑफ किडनी वेट के ऊपर। इट एवरेजेस 4.2 ml per minute millimeter of mercury, a value about 400 times as much as high filtration coefficient of most other capillary system of the body, ठीक है। ये हम 100 ग्राम इसको देख रहे हैं, एवरेज जो 4.2 ml पर मिनट के हिसाब से बाकी के मुकाबले में, बाकी की कैपिलरीज के मुकाबले में ज्यादा है। जो एवरेज फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है मैनी अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज ओनली अबाउट 0.01, ठीक है, जो कि हम पर 100 ग्राम में निकालते हैं। द हाई फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट फॉर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कंट्रीब्यूट टू द रैपिड रेट ऑफ फ्लूइड फिल्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो फिल्ट्रेशन है कोएफिशिएंट है, इसका सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका रैपिड रेट ऑफ फ्लूइड फिल्ट्रेशन भी है। सो increase filtration coefficient rises the GFR, decrease filtration coefficient decrease the GFR। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, GFR ज्यादा, सरफेस एरिया कम, GFR, ठीक है। So changes in filtration coefficient do not provide a GFR। कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं, उन डिजीजेज में हम देखते हैं जब लोअर KF होता है या फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, जहाँ से फिल्ट्रेशन कम हो रही है, वो रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन, और इंक्रीज द थिकनेस ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन एंड रिड्यूसिंग इट्स हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जिसमें फंक्शनल जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है जो बेसिकली काम कर रही है वो कम हो जाती हैं, सरफेस एरिया कम हो जाता है, कम फिल्ट्रेशन हो रही है, थिकनेस हो जाती है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की, और वो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, वो उसको फिल्टर नहीं होने देती चीज़ों को। कुछ डिजीज में होती है। हम देखते हैं ज़्यादातर ये क्रॉनिक और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर, जिसमें फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब कोई मेम्ब्रेन जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगी, उसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम हो जाए, इसका मतलब है कि जो चीज़ वहाँ से गुजर रही है, जो वहाँ से फ्लूइड पास और हो रहा है, वो इतना इजीली पास नहीं हो सकता जितना इजीली वो नॉर्मल कंडीशन में, इवेंचुअली बाय डैमेजिंग द कैपिलरी सो सिवियरली दैट देयर इज अ लॉस ऑफ कैपिलरी फंक्शन, ठीक है। क्योंकि ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल, डायबिटीज है, आहिस्ता आहिस्ता KF उसका डिक्रीज हो रहा है और मेम्ब्रेन थिकेंड हो रही है, और उसकी वजह से ये कैपिलरीज डैमेज हो रही है इस हद तक कि वहाँ से कैपिलरी फंक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना शुरू हो जाए। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग एज कि वहाँ पे कैपिलरी सिस्टम जो है वो कम हो रहा है। अच्छा, इंक्रीज वुमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीजेज GFR। अगर वुमेन्स कैप्सूल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए वो भी GFR को कम कर देगा। यहाँ पर भी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक माइक्रोपिपेट ली, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वुमेन्स कैप्सूल का देखा है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एक्सपेरिमेंटल एनिमल में। उन्होंने सजेस्ट किया कि वुमेन्स कैप्सूल का जो प्रेशर है ह्यूमंस
एंड अंडर नॉर्मल कंडीशन 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। अगर इसका प्रेशर ज्यादा कर दिया जाए 18 से ज्यादा, दैट लीड्स टू डिक्रीज इन GFR, वेयर एज डिक्रीजिंग दिस प्रेशर राइजेस द GFR। ठीक है, अगर बोमेंस कैप्सूल की प्रेशर चेंज आती है, नॉर्मली डू नॉट सर्व एज एन प्राइमरी मीन्स ऑफ रेगुलेटिंग द GFR। ये कोई मेन इशू नहीं है कि बोमेंस कैप्सूल के प्रेशर की वजह से, वो कोई प्राइमरी रीजन नहीं है। प्राइमरी रीजन या बेसिक रीजन नेफ्रॉन में कहीं और आई होगी। ठीक है, लेकिन बोमेंस कैप्सूल के अंदर अगर आप देखें कि प्रेशर को आप इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, अगर वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है, नॉर्मली 18 है, 18 से ज्यादा हो जाएगा, तो ऊपर से जो फिल्टर हो रहा है ना ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फ्लूइड, वो फिल्टर नहीं हो सकेगा। Here we can see यहाँ पे 18 है, लेकिन इसको अगर 18 से ज्यादा कर देते हैं तो ये क्या है, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा और यहाँ से फिल्ट्रेशन को नीचे नहीं आ सकेगा। So that leads to decrease in GFR. कुछ पैथोलॉजिकल स्टेट्स हैं एसोसिएटेड विद एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। वुमेन कैप्सूल में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, दैट लीड्स टू सीरियस रिड्यूस इन GFR। क्या हो सकती है, हो सकता है कि कहीं पर जो है वो स्टोन हो गया हो, प्रेसिपिटेशन हो गई हो, जमा हो गया हो कैल्शियम यूरिक एसिड, दैट लीड्स टू स्टोन, और वो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं पे लॉज हो गया हो, कहीं पे आके रुक गया हो सकता है यूरेटर में रुक गया हो। देखिए किडनी का काम क्या है कि बहुत लार्ज अमाउंट में फ्लूइड फिल्टर करके उसने किडनी से गुजार के यूरेटर से उसने ब्लडर में डालना है, पानी को या यूरिन को डालना है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के, इस पूरे ट्रैक्ट के अंदर हम देखें कि कहीं पे अगर यूरेटर के अंदर स्टोन लॉज हो गया है, इस यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर यूरेटर ब्लॉक हो गया है, तो होगा क्या, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। जो ऊपर से फ्लूइड आ रहा है वो नीचे की तरफ नहीं आ सकेगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड आहिस्ता 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 जमा होना शुरू हो जाएगा और वुमेन्स कैप्सूल में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग द आउटफ्लो ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, इस सिचुएशन में GFR डिक्रीज हो जाएगा, ऊपर से फ्लूइड फिल्टर नहीं हो सकेगा क्योंकि नीचे जाने की जगह ही नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर से पहले यूरेटर में कहीं पे पत्थर आके फंस गया है, जब पत्थर फंस गया है तो क्या हो जाएगा, ऊपर से यूरिन नीचे नहीं आ सके, इवेंचुअली दैट कॉजेज हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो इसमें क्या हो सकता है कि सब्जेक्ट का जो गुर्दा है उसमें पानी जमा हो गया, कहते हैं नहीं गुर्दों में पानी जमा गया, व्हाट इज दिस, गुर्दों में पानी जमा होगा, दिस इज हाइड्रोनेफ्रोसिस, and this hydronephrosis is basically due to any obstruction in the tract. Maybe the stone is lodged in the renal pelvis, maybe the stone is lodged in somewhere in the ureter, maybe this stone is lodged somewhere at the end point of this ureter, where this ureter is open into a bladder. तो क्या हो जाएगा, ऊपर सारा का सारा यूरिन जमा होना शुरू हो जाएगा, गुर्दा फूल जाएगा, and here it can lead to distension and dilation of the renal pelvis and calyces। तो पूरा गुर्दा जो है उससे पानी जमा होना शुरू हो जाएगा and can damage or even destroy the kidney unless the obstruction is relieved। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर स्टोन है कहीं पर गुर्दे के अंदर कहीं पर भी, तो उसको रिमूव किया जाए। अगर वो स्टोन जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस करा रहा है तो फाइनली वो हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या कराएगा, वो हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो गुर्दे को खराब कर देगा, डैमेज करेगा, नेफ्रॉन्स को हद तक खराब करेगा। इसका भी हम एक सिनेरियो इस तरह से देते होते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस के सब्जेक्ट है, सिवियर पेन के साथ आया, अल्ट्रासाउंड कराया उस सब्जेक्ट ने। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो है उसको पता चला कि उसका जो है वो स्टोन आया है, या एक्सरे कराया, एक्सरे में जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं स्टोन आया है। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड ने शो किया डिस्टेंशन ऑफ डायलेशन ऑफ रीनल पैलिस एंड कैलासिस। व्हाट इज द डायग्नोसिस? Here we can see this is renal hydronephrosis। ठीक है, इसकी पैथोलॉजी क्या हो सकती है कि इसने ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस किया, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस द GFR। अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाए, क्या हो जाएगा, GFR कम हो जाएगा। As blood passes from the afferent arteriole through the glomerular capillaries to the efferent, the plasma protein concentration increases about 20%. The reason for this increase is that about 1/5 of the fluid in the capillary filters into the woman's capsule, thereby concentrating the glomerular proteins that cannot be filtered। लेकिन efferent से
फ्लूइड फिल्टर होकर ग्लोमेरुलर कैपिलरी में आ रहा है, वहाँ पे प्रोटीन सारी जमा होती जा रही है, वो प्रोटीन आगे इफेंट में चली जाएगी, तो 20% जो है वहाँ पे प्रोटीन जमा हो रही है, ठीक है। अज्यूमिंग नॉर्मल कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में एंटर हो रहा है वो 28 है, एंड दिस वैल्यू राइजेस अबाउट 36 बाय द टाइम द ब्लड रीचेस द इफेंट ऑफ दिस कैपिलरीज। दो फैक्टर हैं कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। या तो द आर्टीरियल प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर हो, दो फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना उसको कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो। आर्टीरियल प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर 1, और दूसरा फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन, ये दो चीजें उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अगर इंक्रीजिंग आर्टीरियल प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर राइजेस द ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, टर्न डिक्रीजेस द जीएफआर, ठीक है। अगर प्लाज्मा ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो हमने पहले क्या डिस्कस किया था, ये अपोज करता है फिल्ट्रेशन को ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर, जो वाटर का प्रेशर है जो कि 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, वो फेवर करता है ना। लेकिन हम देखेंगे कि अगर आर्टीरियल प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाए, तो ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो ज्यादा और उसकी वजह से हो रहा है ना, तो फाइनली वो क्या करेगा कि वो जीएफआर को कम कर देगा। इंक्रीज द फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन, ऑल्सो कंसंट्रेट द प्लाज्मा प्रोटीन। अगर हम जो बात करें ना इंक्रीज आर्टीरियल प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर राइजेस, हम कह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन ज्यादा हो गई है। अगर ज्यादा फ्लूइड गुजर रहा है, ज्यादा वहां से प्रेशर के साथ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रोटीन जमा हो जाएगी। ज्यादा प्रोटीन जमा होकर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर अगर उसका प्रेशर ज्यादा हो गया तो जीएफआर कम हो जाएगा। Filtration friction is defined as the GFR divided by renal plasma flow. The filtration fraction can be increased either by rising the GFR or by reducing the renal plasma. Filtration fraction जो है वो increase कैसे हो रही है, अगर GFR ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगी, और by reducing the renal plasma flow तब भी क्या हो जाएगा, filtration friction उसकी ज़्यादा हो जाएगी। ये फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन है डिस्टेंस अलोंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हमें बताया जा रहा है, ये नॉर्मल आ रहा है यहाँ पर, और उसके अलावा ये फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है टूवर्ड्स द एंड ऑफ इफेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन अगर ज्यादा हो जाएगी तो ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि अगर ये फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी तो ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, रिडक्शन इन द रीनल प्लाज्मा फ्लो विथ नो इनिशियल चेंज इन जीएफआर वुड टेंड टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। रीनल प्लाज्मा फ्लो अगर डिक्रीज हो जाए विथ नो इनिशियल चेंज इन जीएफआर, पहले शुरू में कोई चेंज नहीं आएगा जीएफआर को, लेकिन ये क्या करेगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो को ये इनिशियली क्या करेगा, ये फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन को ज्यादा कर देगा, ठीक है, which would rise the glomerular capillary colloid osmotic pressure and tend to reduce the GFR। आपने सिर्फ रीनल प्लाज्मा फ्लो को देखा है ना कि अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो शुरू में ये क्या करेगा, ये जीएफआर पे कोई चेंज नहीं लाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन को ज्यादा कर देगा। जब फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है ना तो उसकी वजह से होगा क्या, ज्यादा पानी वहां से गुजरेगा, ज्यादा फ्लूइड गुजरेगा, तो उसकी वजह से होगा क्या कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और हमने क्या कहा था, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जब कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर उस प्रोटीन की वजह से वहां पे ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करता है, वो अपोज करता है filtration को, that means it's tend to reduce the GFR. For this reason, change in the renal blood flow can influence the GFR independently of change in the glomerular hydrostatic pressure. GFR के ऊपर glomerular hydrostatic pressure का तो इंडिपेंडेंटली जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है, लेकिन अगर रीनल ब्लड फ्लो के अंदर चेंज आएगा वो भी GFR को जो है वो चेंज कर देता है। अगर renal blood flow increase हो जाए, a lower fraction of plasma is initially filtered। अगर renal blood flow बहुत ज्यादा हो जाए
तो बहुत थोड़ा जो फ्रिक्शन है ना प्लाज्मा फ्लो का, वो फिल्टर आउट होगा फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कॉजिंग अ स्लोअर राइज इन ग्लोमेरुलर फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लेस इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द जीएफआर। बहुत ज्यादा रीनल ब्लड फ्लो हो जाए, बहुत कम प्लाज्मा जो वहां से फिल्टर आउट होगा फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, एंड दिस कॉजिंग स्लोअर राइज इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बढ़ेगा, तो इसका इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो जीएफआर पे बड़ा कम हो जाता है। लेकिन कॉन्सिक्वेंटली हम देखते हैं कि विद इन कांस्टेंट ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कांस्टेंट है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अ ग्रेटर रेट ऑफ ब्लड फ्लो इनटू द ग्लोमेरुलस टेंड टू इंक्रीज द जीएफआर। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कांस्टेंट है और ग्रेटर रेट है ब्लड फ्लो का फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ये इंक्रीज करता है जीएफआर को, एंड लोअर रेट ऑफ ब्लड फ्लो इनटू द ग्लोमेरुलस टेंड टू डिक्रीज द जीएफआर। ये बात याद रखने वाली है कि अगर कांस्टेंट जीएफआर के साथ ब्लड फ्लो ज्यादा भी है, ठीक है, लेकिन जीएफआर कांस्टेंट, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कांस्टेंट है, दैट लीड्स टू इंक्रीज इन जीएफआर, ठीक है, एंड लोअर रेट ऑफ ब्लड फ्लो इनटू द ग्लोमेरुलस, अगर बड़ा स्लो रेट में जा रहा है, ये क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देगा जीएफआर को, ज़्यादा बहुत ब्लड फ्लो जो वो कम आ रहा हो, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा अगर किसी को समझ आई भी होगी तो ये उन बच्चों को आएगी जो पहले रीनल के कुछ जो है वो लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं। लेकिन डोंट टू वरी द न्यू स्टूडेंट्स, हम ये सारा एक दफ़ा फिर आपको शुरू से फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स हम ये दोबारा से आपको शुरू कराएंगे। तो मंडे से हम वैसे ही सेल, ब्लड और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सब में हम चीज़ें रिपीट में लेकर जाएंगे। हम आपको अपने साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, और आपकी इंशाल्लाह पूरी तैयारी हो जाएगी। और यहाँ तक अगर किसी को बच्चे को कोई बात इस लेक्चर में ना समझ आए तो ही इज फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। वी हैव 4 minutes लेफ्ट फॉर दिस लेक्चर। एनीवन? ओके, रिपीट स्लाइड नंबर 19। ओके, ओके, ये इस स्लाइड की आप बात करें, हम यहाँ पे ये आपको डिस्कस कर रहे हैं कि रीनल प्लाज्मा फ्लो, या जिसे हम कहते हैं कि जो फ्लूइड या जो अमाउंट किडनी से फिल्टर होना है, ठीक है, वो हम कहते हैं रीनल का प्लाज्मा फ्लो, वो यहाँ से एंटर हो जाता है इनटू एन एफरेंट आर्टरियोल्स। ये सारा का सारा फ्लूइड एफरेंट आर्टरी, ये एक नेफ्रॉन की हम बात करें, वी हैव अ लॉट ऑफ नेफ्रॉन्स इन द बोथ किडनीज, ओके। When we are talking about this GFR, this reabsorption, we are talking about the whole both kidneys, okay. सो रीनल प्लाज्मा फ्लो जो टोटल होता है वो 325 ml पर मिनट के हिसाब से एंटर हो रहा है इस एफरेंट आर्टरियोल में। यहाँ से गुजरता हुआ कैपिलरीज में से गुजरता हुआ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से ये फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में एंटर हो जाता है, ठीक है। ये बोमेंस कैप्सूल में एंटर होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की 3 लेयर्स थी, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम, जिसमें नेगेटिव चार्जेस थी। ये नेगेटिव चार्जेस क्या करती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन को जो है वो गुजरने नहीं देती, ठीक है। तो बकाया जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन और फ्लूइड होता है वो एफरेंट आर्टरियोल से यहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है, राइट। यहाँ से जो फ्लूइड फिल्टर होकर आ गया, अगर हम बात करते हैं 125 ml फिल्टर हो गया, तो इसमें से 24 ml रीअब्सॉर्ब हो गया, किडनी इसको दोबारा पी लेती है, ये दोबारा खत्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतना अमाउंट 1 ml पर मिनट, या हम कहते हैं कि 1 लीटर के हिसाब से अगर हम पूरे दिन की बात करते हैं तो वो उतना अमाउंट जो वो यूरिन एक्सक्रीट करता है, इतना यूरिन प्रोड्यूस होता है, एक सब्जेक्ट इतना यूरिन पास कर देता है, कितना, 1 ml पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। और ये जो यूरिनरी एक्सक्रीशन है ये अभी भी अगेन डिपेंड करती है उसके ऊपर कि सब्जेक्ट का इनटेक कितना है, ठीक है, उसका बॉडी वेट कितना है। एवरेज वेट आपको बताया गया है यहाँ पर रीनल प्लाज्मा फ्लो का। उसके बाद आपको ये जीएफआर बताई गई है, आपको रीअब्जॉर्प्शन का बताया गया है, आपको यहाँ पर रीनल एक्सक्रीशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। स्लाइड 49 एंड 55, ओके, 49।
कुछ पैथोलॉजिकल स्टेट्स और कंडीशंस ऐसी होती हैं एसोसिएट करती है जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब ये है कि किडनी, ब्लडर और यूरेटर के अंदर, ठीक है। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, वोमेन्स कैप्सूल में प्रेशर बढ़ जाता है। हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। ये वोमेन्स कैप्सूल हम कहते हैं, इसका प्रेशर ये अपोज करता है। लेकिन देखें ना, एक गुर्दे के अंदर हम देखते हैं किसी यूरेटर में आके पत्थर फंस जाता है, तो उस पत्थर के फंसने की वजह से क्या हो जाएगा कि नीचे से पानी नीचे की तरफ नहीं आ सके क्योंकि यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर क्या हो जाएगा, ये फ्लूइड जो है ना ये जमा होना शुरू हो जाएगा इस जगह पर। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, जब यहाँ पे पानी ज्यादा जमा हो जाएगा, जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर से जो पानी नीचे की तरफ आ रहा है ना उसको आने नहीं देगा, ये अपोज करेगा। समझ आ रही है? उसको हम उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वोमेन्स कैप्सूल का प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है तो ये सीरियस रिड्यूस करता है जीएफआर, क्योंकि सब्जेक्ट यूरिन पास आएगा ना। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है उस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट के जो यूरेटर है उसमें पत्थर फंसा हुआ है और नीचे यूरिन पास ऑन नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, गुर्दे में पानी जमा हो जाएगा। ऐसे ही होगा कि आप किसी चीज को जगह नहीं देंगे। जैसे बलून है, एक लंबा सा एक बलून ले ले, उसमें पानी भर दें आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बलून में नीचे की तरफ पानी जमा हो जाएगा। ऐसे ही है, आप उसको जगह नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वहीं पे जमा हो जाएगा। लेकिन आप उसको जगह दे देंगे तो वो निकल जाएगा उस बैलून में से या उस पाइप में से निकल जाएगा। लेकिन आप किसी पाइप को अगर कहीं पे पानी दे रहे हैं, आप उसका मुंह बंद कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डेवलप होता है ना उस पाइप के अंदर, तो पाइप हिलना शुरू हो जाता है, वो प्रेशर डेवलप करता है। सिमिलरली अगर यूरेटर के अंदर कहीं पे स्टोन लॉज हो जाए, फंस जाए, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डेवलप होगा और सिमिलरली वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। अच्छा जी, 55 स्लाइड फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन के बारे में कह रहा है कि अगर ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो कोलॉइड मौजूद है, ठीक है, नॉर्मल तो हम कहते हैं कि जी ये 36 तक होता है, ऐसे ही है। लेकिन अगर फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन बढ़ा दें हम उसकी, ठीक है, फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन को बढ़ा दें, ज्यादा वहां से ब्लड को गुजारें, ब्लड फ्लो को बहुत ज्यादा कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब वो ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या काम करता है, वो फिल्ट्रेशन नहीं होने देता, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो ग्लोमेरुलस के अंदर था वो 60 था और ये कितना था 36, तो 60 अपना काम ज्यादा करेगा ना। लेकिन जब आप उस 36 को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा और वो फिल्ट्रेशन नहीं होने देगा। सिमिलरली जब फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन कम हो जाती है तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। वो तो कुछ समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इंशाल्लाह वी आर सेम लेक्चर्स, रिपीटिंग लेक्चर्स फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, और सैटरडे से वैसे आप लोगों का ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। होप यू आर डूइंग वेल इन द वीकेंड। अल्लाह हाफिज।